से लोन लिया है, बैंक ने इंश्योरेंस ले लिया, आई एम कवर्ड। कल को उठ के आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कवरेज नहीं है, अगर कोई क्लॉज नहीं कवर किया हुआ है, तो उसके लिए बैंक जवाबदार नहीं है, साइन आपने किया है जी। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी तो बैंक को आप ये नहीं कह सकते कि मैं लोन नहीं भरूंगा भैया, मेरा इंश्योरेंस आपने ही लिया था इसीलिए आप जानो और इंश्योरेंस कंपनी जाने। क्योंकि कई बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी सब्सिडियरी होती है। करेक्ट। तो लोग ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि ठीक है भैया ये XYZ इंश्योरेंस है, XYZ बैंक है, दोनों आपस में समझ लेंगे। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हर कोई प्यार करता है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा नफरत करता है। वो चाहता नहीं है कि उनके घर पे वो आए। मैं बात कर रहा हूँ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की। आप समझ गए होंगे, इंश्योरेंस एडवाइज़र जब क्लेम सेटल करना होता है तो आप उसके पीछे जाते हैं, और जब उसने आपको इंश्योरेंस बेचनी होती है तो वो आपके पीछे आता है। सो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है, बट आई एम श्योर दैट हर कोई इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आज जिन सज्जन से हम मिलने वाले हैं उनका ये तीसरी पुश्तैनी पीढ़ी है जो इस बिजनेस में है, इस जॉनर में है, इंश्योरेंस के जॉनर में है। तो आज हम उनसे मिलेंगे। इन्होंने 25 साल इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है और अब अपनी इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं। एडवाइजरी रोल है इनका, खास करके काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, छोटे क्लाइंट्स भी हैं, और ये क्लेम मास्टर कहलाते हैं। क्लेम मास्टर का मतलब ये है कि इंश्योरेंस सेल करने से ज़्यादा इनको क्लेम दिलाने में इंटरेस्ट है। बट इसमें एक टैगलाइन है, लीगल क्लेम, इनलीगल क्लेम नहीं। सो यू कैन ऑलवेज गो टू हिम। आज हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं जो मैं इनसे पूछूंगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, इनका जो स्पेशलाइजेशन है उस पर भी हम कभी ना कभी 1-2 और पॉडकास्ट करेंगे ताकि आपको इंश्योरेंस में ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है ना, बिजनेस अच्छा है, चीज़ भी अच्छी है, लेकिन हम तंग हो जाते हैं बिकॉज सब कुछ फाइन लाइंस में लिखा होता है जिसकी हमें पता ही नहीं होता। चलिए बात करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मिलते हैं मिस्टर नीरज खुशलानी से। मिस्टर नीरज खुशलानी जो हैं ये इंश्योरेंस स्मार्ट इंडिया के ओनर हैं। ठीक है, तो वेलकम नीरज जी, हाउ आर यू? थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते जी। तो आपको हम पकड़ के तो ले आए, पर हमें ये डर है कि आप हमें ना चिपना शुरू कर दें कुछ ना कुछ इंश्योरेंस। आज का जो पॉडकास्ट है हम चाहेंगे कि ऑडियंस के लिए काफ़ी एनलाइटनिंग हो। ठीक है ना, राइट? चलिए हम आगे बढ़ें। इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑडियंस आपका ये पॉडकास्ट, या आपको ये सुने क्यों सुनना चाहिए आपको? सुनना इसीलिए चाहिए क्योंकि अलग इंश्योरेंस एडवाइजर से हटके मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं क्लेम्स दिलवाने के बिजनेस में हूँ। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर्स का भी नोबल प्रोफेशन है, लोगों की जान बचाते हैं। लॉयर्स का भी नोबल प्रोफेशन है, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। पर हमारे दादाजी ऐसा कहा करते हैं कि द रियल नोबल प्रोफेशन इज़ कि इंश्योरेंस वाला वो आदमी है जब किसी आदमी के ऊपर आपदा आती है तो भगवान के बाद उसको इंश्योरेंस वाला ज़रूर याद आता है कि हाँ मेरा इंश्योरेंस लिया हुआ है तो मैं बच जाऊंगा। सो दैट इज द ट्रू नोबल पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। बट फिर गालियां भी निकालते हैं लोग आपको। गालियां इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इंश्योरेंस एज अ मार्केट एक पुल प्रोडक्ट नहीं, एक पुश प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। बिल्कुल सही है। उसके कई सारे कारण हैं क्योंकि ये रेम्यूनरेटिव इंडस्ट्री है। लोगों को कहीं ना कहीं पता तो है ही कि उनको इंश्योरेंस की जरूरत है, लेकिन सामने दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो उनको गलत प्रोडक्ट्स भी बेच के जाते हैं। बिल्कुल सही है। और बेचने के बाद डेफिनेटली जो जैसा कि मैंने आपको कहा,
और आपने खुद ने भी एक्नॉलेज किया, काफी सारे व्यूअर्स ने आपको कहा, क्लेम्स के टाइम पे एक इंश्योरेंस वाले का अपने क्लाइंट के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। इसीलिए हम उसको एज अ पुल प्रोडक्ट बेचते हैं। हमारे यहाँ ना कोई टेली मार्केटिंग है, ना ही हम किसी कस्टमर के पीछे पड़ते हैं। आप कोटेशन ले लो, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से 1 कॉल आएगा, 2 कॉल आएगा, आपको कोई क्वेरी होगी तो वो हम आपको बताएंगे, ले लो, ये हमारी तरफ से नहीं होता है। मोर देन 90% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर रेफरेंशियल क्लाइंट्स। अच्छा। एक ने लिया, एक ने एक्सपीरियंस किया। हम खुद ये कहते हैं, चाहते नहीं है कभी कि किसी कस्टमर का कभी क्लेम आए, लेकिन अगर क्लेम आ भी जाता है तो वो कस्टमर हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, फाइन। चलिए थोड़ी हमें ना अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने क्या स्टडी किया, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन है और किस तरह आपका झुकाव इंश्योरेंस की ओर हुआ। सो मैं नीरज खुशलानी बेसिकली अहमदाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद में हूँ और नौकरी के सिलसिले में भारत भ्रमण काफ़ी हुआ है। मेरी कर्म भूमि बेसिकली फाइनेंस कैपिटल ऑफ द कंट्री बॉम्बे है, मुंबई, आई एम सॉरी। सो मुंबई में मैं एक्चुअली इंडस्ट्री की तरफ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये मुझे रियलाइजेशन हुआ, और इतना बड़ा अनटैप्ड मार्केट है इंडिया का, ये भी मुझे वहाँ पे कई दिग्गजों के साथ काम करते हुए रियलाइजेशन हुआ। सो मेरा बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी से ही किया है और ग्रेजुएशन के बाद मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आइडिया सेल्यूलर, जो पहले बिरला AT&T के नाम से जानी जाती थी, वहाँ से चालू किया था। अच्छा अच्छा। सो आई यूज्ड टू प्रिफर नाइट शिफ्ट्स इन द कॉल सेंटर ओवर देयर, और दिन में आराम करने के बाद आई यूज्ड टू असिस्ट माय फादर एंड माय अंकल्स, जो न्यू इंडिया और ओरिएंटल में तब काम करते थे, उनको एज एन असिस्टेंट काम करके देता था कि चेक्स लाना और ये सब करना। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस के साथ मेल जोल कॉलेज के टाइम से ही था, ये छोटे छोटे काम करने के लिए। इट वाज काइंड ऑफ दिस थिंग। 2001 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडस्ट्री में, तब आई वाज सिलेक्टेड इन वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज एज एन एग्जीक्यूटिव, देन रोज अप टू असिस्टेंट मैनेजर। चोलामंडलम से मैंने जॉब चालू की थी। Then moved on to Bajaj Allianz for another 4-5 years. Moved on to IFCO Tokyo for another 6 years. और लास्ट मेरा असाइनमेंट HDFC अर्गो में था, जहाँ पे मैं SME चैनल जो है, SME कॉर्पोरेट, वो गुजरात में हेड करता था मैं। ओके, ठीक है, फाइन। सो आपका एक्सपोजर इंश्योरेंस के हर जॉनर में हुआ है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस हो गया। So you have worked through. स्टार्ट हमारा बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ही होता है कैरियर इस इंडस्ट्री में। द इजियर इंश्योरेंस इज टू सेल, जैसे मोटर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम हुआ, घर का हुआ, लॉन्ग टर्म फायर का हुआ, वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हमको थोड़ी और प्रेरणा मिली, घर से भी थोड़ा पुश हुआ फादर की तरफ से कि अब जब इस इंडस्ट्री में आ ही गए हो तो इस इंडस्ट्री की पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते। तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जाम्स आती है कॉम्पिटिटिव, लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलोशिप। तो अभी हमारा फेलोशिप चल रहा है। इट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ PhD इन इंश्योरेंस। अच्छा। उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स ज़्यादा होते हैं, बट एसोसिएट मैं क्लियर कर चुका हूँ। ओके। और फेलोशिप इज ऑन। ओके, तो ये कितने पेपर्स होते हैं टोटली? लाइसेंसिएट स्टेज पे 3 पेपर होते हैं, एसोसिएट स्टेज पे तकरीबन 7-8 पेपर्स होते हैं, फेलोशिप में भी 7-8 पेपर्स होते हैं। क्रेडिट सिस्टम है। अच्छा। तो फेलोशिप होने के बाद द अल्टीमेट स्टेज इज गिविंग द एग्जाम्स ऑफ CII लंदन। अच्छा। जिसमें अगर आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से नहीं डायरेक्टली जाते हैं तो अनदर 6 पेपर हैं, पर अगर फेलोशिप कर चुके हैं तो सिर्फ 2 एग्जाम और देनी होती है। तो यू आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल। ओके। कंटेंट सेम होता है क्योंकि इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड ओवर सेम है, बट सर्टिफिकेशन अलग है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। कितने लोग इस एग्जाम्स को क्लियर करते हैं? एग्जाम्स को क्लियर करने में मतलब लाइसेंसिएट इज बेसिक, वो तो हर एक आदमी कर लेता है। एसोसिएट यू कैन से 20-25% people clear it. अच्छा। Fellowship less than 10%. ओके, सो फेयरली टफ एग्जाम होती है। Yes, it is tough. ओके, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है आपको घंटे?
घंटों में कहें या महीनों पहले नहीं, कहें, हम तो- साल में 3 बार एग्जाम होती है इसकी। जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप रोज का बताइए, क्योंकि ऑडियंस में से काफी लोग अगर ये करियर सिलेक्ट करना हाँ। चाहते हैं तो दे शुड बी अवेयर अबाउट। अगर आप फेलोशिप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिए जैसी आप अपनी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम में कर रहे हैं। वो तो जूनियर लोग 1 महीना पहले ही शुरू करते हैं। पर इसमें आपको 3-4 महीने पहले बुक्स के अंदर एटलीस्ट घुस जाना पड़ेगा। अच्छा आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहे कितना भी हो, जी, पर इंश्योरेंस एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है और प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल या एस्पेक्ट है एस्पेक्ट है। जी। तो स्टैटिस्टिक्स में आप चाहे जितनी तैयारी कर लें गॉट इट। कम पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये बताइए कि आपके पास जब आपने ग्रेजुएशन की, आपने फाइनेंस से पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट रह चुके हैं, जी। तो इंश्योरेंस में क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट किया? इंश्योरेंस में चीज एक तो इंटरेस्ट किया, एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है आज की तारीख में भी। आज समझ लीजिए 23 साल हो चुके हैं प्राइवेटाइजेशन को, और इंश्योरेंस तो इंडिया में रादर इंग्लिश ब्रिटिशर्स लेके आए थे। आज की तारीख में भी मार्केट सिर्फ 5% से नीचे 4.85% पेनिट्रेशन है अच्छा। जीडीपी का। यस, और उसमें से भी उस 4.85% जो इंडस्ट्री है वो 4.5 लाख करोड़ से लेके 5 लाख 6 लाख करोड़ तक की है। ओके। उसमें से भी आधे से ज्यादा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आयुष्मान भारत ले लीजिए, माँ कार्ड ले लीजिए, ये फसल बीमा ले लीजिए, अच्छा। ये सारी स्कीम्स हैं। ओके। तो प्रैक्टिकली तो 97% अपने देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी अनइंश्योर्ड है ओके, टोटली। टोटली। हाँ। और इतनी 1.5 अरब के पार आबादी है। आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं हेल्थ केयर का, कितना भी आप बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, या आप कितना भी स्कीम्स डाल दीजिए, यू कैन नॉट कवर एवरीबडी। गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दैट। इसीलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो आप समझ लीजिए एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए ये कितनी अपॉर्चुनिटी है जब गवर्नमेंट ये पुश करना चाहती है कि बाय 2047 एवरीबॉडी शुड हैव इंश्योरेंस। सही है, सही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। आप कमर्शियल इंश्योरेंस देख लीजिए, मोटर इंश्योरेंस तो डेफिनेटली जी, आपने ट्रैफिक पुलिस की वजह से, धन्यवाद है उनको, वो तो बढ़ ही रहा है। बट बाकी सारे इंश्योरेंस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में भी अभी ये इनकम भी बढ़ रही है और रियलाइजेशन भी आ रहा है। ओके। नीरज जी, आपका इंटरेस्ट विद इन द इंश्योरेंस जी। कौन से सेक्टर में ज्यादा है? सबसे प्रिय सेक्टर अगर कहें जी। तो एसएमई और कॉर्पोरेट, अच्छा। क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री में आना पसंद आया। ओके। आज आप मुझे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पूछें तो वो सारे क्लाइंट्स भी हैं जिनको मैं मैं बोल सकता हूँ कि केमिकल में ये होता है, वैसा होता है। भाई फार्मास्यूटिकल है, एपीआई क्या है वो बता सकते हैं। ज्वेलर है तो ज्वेलर भी अलग अलग है, बुलियन वाला है, आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग वाला है, रिटेलर है, होलसेलर है, और इंपोर्ट करने वाले हैं। आप कैपिटल गुड्स ले लीजिए, मशीनरी अलग अलग तरह की हैं। इंडिया में प्लास्टिक मशीनरी का सबसे ज्यादा यूटिलिटी है। तो जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप कैसे उस सारे को क्लाइंट को अप्रोच करते हैं? क्या मेथड रहती है? हाउ मेथोडिकल आर यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज चैलेंजेस? क्योंकि क्लाइंट के चैलेंजेस आपको समझना बहुत जरूरी होता है। यस, डेफिनेटली। सो क्लाइंट कोई भी हमको अगर रेफर होता है तो पहले हम उसका बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज हिज बिजनेस प्रोसेस और कहाँ कहाँ उसको रिस्क है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि हॉट प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस दोनों तरीके के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जी। वो समझना जरूरी है। उसके यहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस में डिस्काउंट भी मिलते हैं। अगर फायर ब्रिगेड नज़दीक है, उसने खुद ने फायर एक्सटिंग्विशर्स डाले हुए हैं, हाइड्रेंट सिस्टम डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, फिर उसके प्रोसेस के अंदर हाउ अपडेटेड और हाउ आउटडेटेड हिज टेक्नोलॉजी इज। क्योंकि कई बार मशीनरी में या बिल्डिंग्स में ऐसा होता है कि हम लोग रीस्टेटमेंट वैल्यू डालते हैं, भाई अगर डैमेज हो गया तो आपको नया मशीन मिल जाएगा, बट उसके लिए वो समझना जरूरी है कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या है। फिर
कोई एक्सपोर्टर है, कोई मर्चेंट ट्रेडर है, तो उसको कवरेज आईसीडी से चाहिए या उसकी फैक्ट्री से ही चाहिए या जहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ से चाहिए। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो खुद का माल भी बनाते हैं और जॉब वर्क भी करते हैं, तो उनको क्या कवरेज देना चाहिए कि दूसरे का माल भी आपकी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, वो भी आपका रिस्क है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट और उनके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद उनको इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम डिजाइन करके देते हैं कि ये आपके लिए जरूरी है। तो मान के चलिए कि एक एवरेज इंडस्ट्री को जी आप कितना समय लेते हैं स्टडी करने में और उसका पूरा इंश्योरेंस उसको कवरेज कराने के लिए? दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री और लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर सिंगल लोकेशन है, एसएमई है एक, तो अगर सिंगल लोकेशन है तो उनके साथ प्रिलिमिनरी मीटिंग उनका बिजनेस और उनका बिजनेस फ्लो और जो एसेट फ्लो है वो समझने में लगती है। सेकंड मीटिंग लगता है उनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी स्टडी करने के लिए। थर्ड मीटिंग लगता है फ्रॉम दी हमारा जो सजेशंस होते हैं उसमें। और फाइनल होता है कि भाई उनको बेसिकली अभी कौन सा इंश्योरेंस लेना है जो वो जरूरी समझते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि भाई हाँ ये भाई मुझे नहीं लेना है, बिकॉज मैं माल बेचता हूँ तो सामने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से माल लेके जाने का, तो मुझे मरीन इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सो वो सारा प्रोसेस करते करते हफ्ता 10 दिन आप गिन लीजिए, क्योंकि कई सारी चीज ऐसी होती है कि एक विजिट में ना समझ के उसके साथ डिस्कस करके दूसरी विजिट में होती है। तो हफ्ते से 10 दिन में हमको बेसिकली एक ब्रॉड आइडिया आ जाता है फ्रॉम हमारा जो पुराना कस्टमर बेस है उसके एक्सपीरियंस से और उन्होंने जो जानकारी हमको दी है उसके बेसिस पे। अच्छा, ये बताइए कि क्या मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों के दिमाग में जो बिजनेस इंश्योरेंस में इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं? एक इंडस्ट्री है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो क्या क्या मिसकंसेप्शन होते हैं उनके दिमाग में? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अगर मैं आपको कहूँ तो आजकल जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, वो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स इंश्योरेंस को समझते तो हैं, लेकिन कई बार एक पुरानी पीढ़ी की इन्फ्लुएंस है या पुराना उनका ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि बैंक ने अगर लोन दिया है तो बैंक ने अगर इंश्योरेंस लिया है तो आई एम कवर्ड। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बिजनेस ओनर के पास होता है। ओके। जबकि हकीकत ये है कि बैंक आपका इंश्योरेंस सिर्फ उतना लेगी जितना उसने आपको दिया है लोन, जितना उसका एक्सपोजर है। अगर उसका एक्सपोजर बिल्डिंग की तरफ है तो उसको स्टॉक या मशीनरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएंगे तो वो ले लेगी, बराबर, पर वो ये असेस करने नहीं बैठेगी कि आपका स्टॉक बुक्स पे कितना है या मशीनरी की वैल्यू क्या है, उस पे रीस्टेटमेंट वैल्यू देना है कि नहीं देना है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो वो एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा है कि मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने इंश्योरेंस ले लिया, आई एम कवर्ड। क्योंकि बैंक भी एक एजेंट है। कल को उठ के आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कवरेज नहीं है, अगर कोई क्लॉज नहीं कवर किया हुआ है, तो उसके लिए बैंक जवाबदार नहीं है, साइन आपने किया है जी। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी तो बैंक को आप ये नहीं कह सकते कि मैं लोन नहीं भरूंगा भैया, मेरा इंश्योरेंस आपने ही लिया था इसीलिए आप जानो और इंश्योरेंस कंपनी जाने। क्योंकि कई बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी सब्सिडियरी होती है। करेक्ट। तो लोग ये निष्कर्ष से रखते हैं कि ठीक है भैया ये XYZ इंश्योरेंस है, XYZ बैंक है, दोनों आपस में समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसके साथ लोन का आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इसके साथ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपका अलग है। अगर ये इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं देगा तो भी वो आपसे लोन की रिकवरी तो लीगली करने के लिए बाध्य है। ठीक है, और उसमें आप मना भी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमेशा सुनी जाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बगैर इंश्योरेंस के कंप्लीट नहीं है। आपका क्या विचार है? 100%। आप कितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, कितना भी एसेट एक्यूमुलेशन कर लें जी, 10 करोड़ कर लिया, 25 करोड़ कर लिया, 30 करोड़ कर लिया, ठीक है। पर्सनल उदाहरण अगर मैं दूं जी, तो आदमी अगर हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है, अब उसने 15-25 करोड़ रुपए जमा कर लिए, उसके पास है, एसेट लिक्विड भी है, मैं ऐसा भी समझ रहा हूं, क्या उस आदमी का जिगर चलेगा कि मैं 20 लाख रुपए बिल भर दूं उठा के हॉस्पिटल में? या वो आदमी ये चाहेगा कि मैं लाख रुपए हर साल भर रहा हूं पिछले 20-25 साल से, वही इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, ठीक है।
दूसरा कॉर्पोरेट साइड या एसएमई साइड पे आप ले लीजिए, आप डेप्रिसिएशन बुक्स में जमा करते जा रहे हैं, करेक्ट, डेप्रिसिएशन फंड बना दिया आपने एसेट का, ठीक है, उसके बावजूद आप ऐसा बोल रहे हैं मुझे अभी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई इतना XYZ करोड़ का एसेट फंड बन गया है। अब उसकी जगह पे मैं उसको ये कहूँ कि आपका 1% या 2% ऑफ द एसेट कॉस्ट एट द मैक्सिमम में आप इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है, जो आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री अगर कभी जल भी जाती है तो यू आर एलिजिबल फॉर लॉस ऑफ रेंट। वही फैक्ट्री अगर जितना माल बचा है, मशीनरी बची है, आप दूसरी जगह जाके, जब तक ये वापस खड़ी होती है तब तक आप दूसरी जगह जाके अपना ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो आप अपने डेप्रिसिएशन फंड में से पैसा निकालेंगे नहीं, ठीक है, आप उसी डेप्रिसिएशन फंड को या उसी एसेट फंड को जो अकाउंटिंग टर्म में AS15 का रीवैल्यूएशन करके आप अपने एसेट बढ़ाइए, आप अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कीजिए। ओके, चलिए इस पे तो हम डिटेल में और बात करेंगे, क्योंकि इस इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कहीं अंत नहीं है। तो हम इस एस्पेक्ट के तो डिस्कशन कर चुके हैं कि मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, ऐसा समझिए। तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में आपने काफी एनलाइटन कर दिया जी। अच्छा ये बताइए, इस सेक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो काफी डेवलपमेंट्स, बहुत, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो और फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों ने कहा था इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जी। सो उसके तहत काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो एजेंसी लाइसेंसेस या ब्रोकिंग लाइसेंसेस 3-3 साल पे रिन्यू होते थे, ओके, अभी IRDA ने उसको परपेचुअल रिन्यूअल कर दिया, मतलब आपको दोबारा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, ओके, अनलेस एंड अनटिल आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं और आपका लाइसेंस रिवोक हो रहा है या पेनल्टी लग रही है, उसके अलावा लाइसेंस रिन्यू करने की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई। ओके, दूसरा, अभी विंटर सेशन है पार्लियामेंट में, उसमें इंश्योरेंस एक्ट अमेंड हो रही है। अच्छा, 2024 के अमेंडमेंट के हिसाब से अभी हर एक एजेंट, इंडिविजुअल एजेंट जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है। अच्छा, पर एक लिमिटेशन है वो कि वो एक ही के साथ बंधा हुआ है, वो कस्टमर को ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। चेंज आ रहा है कि अब वो 3-3 कर सकेगा, 3 जनरल, 3 लाइफ, 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, तो कस्टमर को भी ज्यादा ऑप्शन दे सकेगा, अपना बिजनेस भी बढ़ा सकेगा और कस्टमर के पास चॉइस भी रहेगा। करेक्ट। फिर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अंदर आ गया है पोर्टेबिलिटी। आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी से खरीदी थी तो आप उसके साथ बंद नहीं गए हैं, आप अपने कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स के साथ दूसरी कंपनी में माइग्रेट हो सकते हैं। ओह वाह। तो अगर एक कंपनी का प्रीमियम आपको ज्यादा लग रहा है, दूसरी का कम है, आपका एडवाइजर आपको बता सकता है कि सर चलिए यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक कंपनी में समझिए XYZ कवरेज नहीं है, भाई मैटरनिटी का कवरेज नहीं है, तो वो दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट में भी सेम हो गया है। कॉर्पोरेट में आप अपना एक इंश्योरेंस का बजट है, समझ लीजिए आपका इंश्योरेंस का बजट मोटा मोटा 10 लाख या 5 लाख 7 लाख हो गया, आप उसको कंपनीज के बीच में कोशेयर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। ताकि लॉस के टाइम पे भाई एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक सर्वे रिव्यू आ गया, अगर मुझे उससे संतुष्टि नहीं है जो मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को अपना पॉलिसी का पार्ट दिया हुआ है, कोशेयर दिया हुआ है, मैं उससे भी ओपिनियन ले सकता हूँ। राइट, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए बढ़िया। सो अब हम चलते हैं पर्सनल इंश्योरेंसेस पे, जहाँ पे मेडिकल आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, आपके व्हीकल इंश्योरेंस आ जाता है, और कौन से इंश्योरेंस आते हैं? व्हीकल इंश्योरेंस है, आपने मेजर सारे इंश्योरेंसेस कवर कर लिए। टर्म प्लान वो तो LIC में या लाइफ इंश्योरेंस में आई तो जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग का कहा था वो टर्म प्लान भी उसके अंदर बहुत रखता है। जनरल में यस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अहम चीज है, वही पे हमें फोकस करना है, क्योंकि देखिए लाइफ इंश्योरेंस तो एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो दे के चला जाता है और हम भरते रहते हैं, और वो जब कभी जरूरत होती है तो मैंने कई बार लोगों को सुना है, तो मरने के बाद की बात है ना, लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद वो ये करते हैं कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, तो मरने के बाद की बात है। ठीक है, इट इज लेगेसी। बट सबसे बड़ा लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है जब होती है मेडिकल इंश्योरेंस। इंसान उस समय वैसे भी बहुत तकलीफ में होता है, ठीक है, और फिर
वो ये सोचता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको डांस करवा रही है, जरूर। दुख से बाहर अभी आया नहीं होता, इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स वापस आते हैं, शारीरिक दर्द चालू होता है और मानसिक दर्द भी चालू हो जाता है। और फिर वो टेबल टेनिस खेलता रहता है। वो बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो एक आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसके साथ आपकी इंश्योरेंस की एक अलग ट्रीटमेंट चल रही है, जी, जो जी। हॉस्पिटल वालों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो उसको ब्लड प्रेशर हो भी ना हो, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू पीपल एट लार्ज, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले लीजिए, एक है तो कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब भी खरीदें तो सबसे पहले तो एक रिलायबल सोर्स से खरीदें, जो आपको पता है कि क्लेम के टाइम पे ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा सेगमेंट हो चुका है मोटर इंश्योरेंस के बाद रिटेल में, क्योंकि सबको स्पेशली कोविड के बाद एक जागरूकता आ चुकी है कि भाई नहीं, ये पॉलिसी तो होनी जरूरी है। कोविड से पहले हम किसी को कहते थे कि भैया 10 लाख की पॉलिसी ले लो, 15 लाख की पॉलिसी ले लो, तो लोग बोलते हैं क्या जरूरत है, 5 लाख में हो जाएगा। पर कोविड के बाद एक रियलाइजेशन आ चुका है कि नहीं, एक सुपर टॉपअप होना जरूरी है। 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के क्लेम भी देखे लोगों ने। हमने खुद ने हाईएस्ट क्लेम जो कोविड का था, वी सेटल्ड फॉर UHNI एट 53.86 lakhs. माय गॉडनेस। He was in ICU, coming going for more than 2 months. And the guy was so grateful. जी, He was a UHNI. करेक्ट। पैसा का ऐसा कोई कमी नहीं था उसके पास, लेकिन एक 53 लाख रुपीस का क्लेम पे होना, ही हिमसेल्फ बेसिकली आस्क्ड हिज स्टाफ मेंबर्स कि भैया आपको पर्सनल पॉलिसी तो लेनी चाहिए, ये जरूरी है, और मैं बच के आ चुका हूँ। एक तरफ हॉस्पिटल को भी अश्योरेंस था जी कि पैसा डूबना नहीं है कहीं नहीं, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तकलीफ अभी लोगों के पास कहाँ आती है, मिस डिक्लेरेशन होता है। आप कभी भी पॉलिसी खरीदें, अगर कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी है, डायबिटीज है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया, बॉर्डर लाइन केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस केसेस में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, करेक्ट, वो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करें। उसमें वेटिंग पीरियड, अगर नई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो वेटिंग पीरियड होगा 2 साल का, 3 साल का, लेकिन 3 साल के बाद उसके भी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ये ब्लड प्रेशर के क्लेम्स आपको मिलेंगे। अच्छा, तो बी अपफ्रंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड इज दैट पॉइंट। फर्स्ट इज यू चूज योर एजेंट और एडवाइजर वेरी प्रोफेशनली। सेकंड, बी अपफ्रंट इन डिक्लेयरिंग। पास्ट में कोई सर्जरी करवाई है तो उसकी डिस्चार्ज समरी रखें, बताएं, डिक्लेयर करें। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हॉस्पिटल में भी आजकल टीपीए डेस्क होने लगे हैं, इंश्योरेंस क्लेम के डेस्क होने लगे हैं। तो क्लेम 2 प्रकार के होते हैं। एक, अगर हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में है तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ है। हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि आप अगर कैशलेस भी करवाएं तो हमको इंटीमेट कर दीजिए, ताकि बैकएंड पे इंश्योरेंस कंपनी के पास से हमारी टीम आपको कैशलेस का अप्रूवल पहले ले सके। कैशलेस तभी होता है, प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन होता है, किसी ने अपेंडिक्स का किया, किसी ने कैटरेक्ट का किया, किसी ने बाईपास किया, तो प्लान आपको पहले से ही पता है तो आप हमको बता दीजिए, तो हम आपका अप्रूवल रेडी रखें। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट कैसा होता है कि हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है तो कस्टमर पहले पैसा देता है और उसको बाद में इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। उस केस में हम लोग हर कस्टमर को यही बोलते हैं कि आप अपनी फाइल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली मत सबमिट कीजिए, आवर टीम विल कलेक्ट इट, पूरा उसका रिव्यू होगा। कहीं अगर बिल है लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं है, कहीं प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो पूरा उसका क्रोनोलॉजी हम बनाते हैं और उसका एक स्कैन कॉपी बनाते हैं, कस्टमर को भेजते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज फिजिकली। ओके, तो क्वेरीज का चांस कम हो जाता है, टू एंड फ्रो जो आप बोल रहे थे टेबल टेनिस की तरह, वो कम हो जाता है। ओके, और कस्टमर को सेटलमेंट जल्दी मिल जाता है। आई सी। इस केस में, तीनों केस में, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल के पहले के सारे बिल, हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो जनरली 3 महीने 6 महीने का रिकवरी पीरियड के खर्चे होते हैं, तीनों स्टेजेस में हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। करेक्ट। अच्छा, देखिए कुछ एक क्वेश्चंस आए क्योंकि हमने लोगों को बता था कि हम इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाने वाले हैं, तो भर भर के मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि अगर मैं तो ये पेज मैंने 2 ही रखे हैं पर टोकरी भर के मेरे पास क्वेश्चंस हैं।
ठीक है ना, जो आए हैं किताब हो जाती है जी, छोटी। किताब हो जाती है। पर चलिए हम धीरे धीरे करके वो लेंगे, आज जितना हो सकता है आज लेंगे, फिर एक आधा और सेशन रखेंगे आपके साथ, ठीक है ना। या तो इस सेगमेंट में, इस हेल्थ सेगमेंट में लोगों का एक सवाल आया था कि जनरली हम अगर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है ना, रूटीन में भी, तो क्या वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है? दैट इज वन थिंग। और एक केस में ये लिखा गया है कि जब वो हम कराते हैं, जितने भी हम अपने मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, हमको इंश्योरेंस एजेंट बोलता है कि इसको क्लेम मत करो। अब योर व्यूज एज एन एक्सपर्ट। सो माय व्यूज, एक तो आपको डेफिनेटली आजकल जिस हिसाब से माहौल है और अभी रिसेंटली हमने पैंडेमिक का प्रकोप देखा है, तो मेडिकल चेकअप तो आपको करवाना ही चाहिए एनुअली। ठीक है। अब हर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक लिमिट होती है मेडिकल चेकअप की। कुछ कंपनीज 500 रुपये पर लाख रुपीस करके 2500 5000 रुपये तक पर फैमिली देती हैं, और उसके ऊपर अगर आप मेडिकल टेस्ट एप्स होती हैं इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें से आप बुक भी कर सकते हैं। आप मेडिकल चेकअप का अपॉइंटमेंट घर पे आके सैंपल वैम्पल लेके जाएगा। आप एडिशनल टेस्ट करवाते हैं तो ब्रांडेड लेबोरेटरीज होती हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलता है बिकॉज यू आर अ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। तो ये टेस्ट जो है पर्सनली नंबर 1 आपके अपने हेल्थ चेकअप के लिए जरूरी है, ध्यान रखने के लिए कि भाई आपका स्वास्थ्य किस तरफ जा रहा है। वो ठीक है, वो अगला करवाता है। दूसरा, सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये करना चाहिए हमेशा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी के पास भी वो डेटा जाता है कि यस कस्टमर इज हेल्दी, दिस इज दी थिंग। ओके, सो क्लेम करना चाहिए। क्लेम करना चाहिए 100%। राइट। और उसमें उसी जो मैंने ऐप जिससे आपको बोला था कि कई सारी कंपनीज ऐप रखती हैं, वो कंपनीज फिर बाद में पिंग करती हैं कि आपको आज 10,000 कदम चलना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। आपको वहां से भी, उनके यहाँ से भी एडवाइजरी मैसेजेस आते हैं कि आपका ये रिपोर्ट आया है, आपको ये करना चाहिए। कुछ कंपनीज इस हद तक जाती हैं कि भैया आप 10,000 स्टेप्स पर डे चलिए, 15,000 पर स्टेप चलिए, नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके फाइन। तो इंश्योरेंस एजेंट्स क्यों उनको बोलते हैं कि लोगों को ये बोलते हैं कि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और आप ये क्लेम करोगे एंड ऑल दैट? इसमें जनरली एक हमारी ओर से इंश्योरेंस एजेंट्स बदनाम हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, वो गलत रीजंस की वजह से नहीं बदनाम है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स हमेशा अपनी कमीशंस की तरफ देखते हैं। देयर आर फ्यू पीपल, जैसे मैंने आपको कहा, वी आर इनटू बिजनेस ऑफ क्लेम्स। एक बार अगर आदमी को क्लेम आपने दिला दिया, उसका भरोसा जनरेशनल आपके ऊपर बैठ जाएगा, भैया इसकी बात नहीं जाना। इसीलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि एक तो प्रोसेस टायरसम है, कभी ऐप चला नहीं चला, कहीं रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम देना पड़ा। अब छोटा क्लेम है 4-5 हजार रुपए का, हाँ, तो उसके लिए उसको भाई उसको मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए वो डिस्करेज करता है। बट जनरली यू शुड टेक इट। एडवाइजर के लिए भी अच्छा है। ओके। एक बार अगर कस्टमर की हेल्थ स्टेटस उसको पता चल गई, तो जैसे मैंने आपको कहा कि पोर्टिंग का रूल आया है, तो हमारे यहाँ पे हम लोग एक रूल बनाते हैं कि अगर कोई एक मेजर हेल्थ कंडीशन डिटेक्ट हो गई है, तो कस्टमर को हम समझा देते हैं कि सर आपको अभी इसी इंश्योरेंस कंपनी में रहना है, दूसरी जगह जाओगे कोई मिस डिक्लेरेशन कर देगा, कोई आपकी हेल्थ कंडीशन छुपा देगा, तो आपका फ्यूचर क्लेम्स प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है, फाइन। सो काफ़ी आपको इसके बारे में जानकारी हो चुकी होगी। चलिए हम अगला सवाल पूछते हैं कि काफ़ी सारे हिडन क्लॉजेस होते हैं पॉलिसी होल्डर्स का, ये कहना है, ठीक है, जो उनकी नज़र में नहीं आते हैं और बड़े छोटे छोटे फाइन वर्ड्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये साइन करने से पहले हमें क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या एडवाइजर हमें क्या क्या एडवाइस दे? सो सबसे पहले तो आपको ब्लैंक फॉर्म साइन नहीं करना है। जो हमारी इंडस्ट्री में और हमारे देश में सबसे ज्यादा चीज चलती है, लोन ले लो, कुछ भी ले लो, ब्लैंक फॉर्म साइन मत करिए। अभी इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रपोजल लॉगिन होता है। आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के अगर वो 4-5 ऑप्शंस भी आपको दे रहा है, तो समझिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। ओके। अब एक पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी कवरेज इनबिल्ट है, पर मैं वो 45 साल के आदमी को पॉलिसी बेचूंगा, उसके काम की नहीं है, पर फिर भी बेची जाती है क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए उस बंदे का कमीशन ज्यादा है। तो पहले तो आप समझिए आप क्या खरीद रहे हो। कोई भी क्लॉज, कोई भी कंडीशन हिडन नहीं होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है,
उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 4 सवाल आप ज्यादा पूछेंगे, उसकी जगह आपको 40 जानकारियां ज्यादा भी मिलेंगी, ताकि आपका क्लेम भी इजीली सेटल हो और आपको भी आपके एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है। ओके। एक सज्जन ने पूछा है कि कवरेज अमाउंट फॉर स्पेसिफिक क्लेम्स में कवरेज अमाउंट पर कैप्स रखी जाती है, ठीक है, तो ये क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? इसमें ऐसा है, पॉलिसी 2 तरह की मिलती है। देयर इज कोई भी कैप बिना की भी पॉलिसी मिलती है, कैप वाली भी पॉलिसी मिलती है। अच्छा। जो कैप वाली पॉलिसी होती है उसमें प्रीमियम कम होता है, और कैप बिना की पॉलिसी है उसमें प्रीमियम ज्यादा होता है। ओके, सो तो कैप बिना की जो पॉलिसी है, बेसिकली दे आर टारगेटिंग सम सेगमेंट ऑफ द मार्केट के जिनको इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा। अब तो ईएमआई की फैसिलिटी भी आ चुकी है इंश्योरेंस प्रीमियम में, बट फिर भी ऐसा एक सेगमेंट है। आरोग्य संजीवनी एक जेनेरिक वर्ड है उस पॉलिसी का, जो हर एक इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च करने के लिए आईआरडीए ने स्पेसिफिकली कहा था। अच्छा। कि ये आप एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें कैप्स है भाई, पर वो कैप्स भी अनरीजनेबल नहीं है। ठीक। आप एक प्रीमियम हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वो ऑपरेशन आपको लाख रुपए का मिलेगा। आप वही ऑपरेशन एक अच्छे डॉक्टर के पास उसके स्पेशलिटी क्लिनिक में हॉस्पिटल में जाएंगे तो वही ऑपरेशन आपको 30,000 में भी मिलेगा। ओके ओके। सो आपको चूज करना है कि मैं पॉलिसी कौन सी खरीदूं, नंबर 1, और उस पॉलिसी के हिसाब से मैं अपना ट्रीटमेंट फिक्स करूं। ओके। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती है, प्रीमियम पॉलिसी बेची है, लेकिन अगर आप टीयर 2 हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में डिस्काउंट दे देती है। गुड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये कई बार हमारे लिए मिथ होता है, पर अगर हम किसी सज्जन से बात कर रहे हो, किसी अच्छे एडवाइज़र से बात करते हैं और पॉलिसी लेते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमें समझाया भी जाता है, ऐसा नहीं है। सो आई एग्री विथ यू, ठीक है ना। अगर रिटेल बायर्स और कॉर्पोरेट बायर्स को आप कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या एक सिंगल एडवाइस देना चाहेंगे आप? सिंगल एडवाइस, जिस तरह आप सोना खरीदते हैं तब आप जांच पड़ताल करते हैं 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, क्या डिज़ाइन है। उसी हिसाब से जब आप इंश्योरेंस खरीदें, सबसे पहले आप क्या कवरेज खरीद रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें। सो पहले अपने डिफाइन करें, अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करें। ठीक है, एक वाइज एजेंट को मिले, अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करें एंड अकॉर्डिंगली देखिए कि वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं। राइट, एग्जैक्टली। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि मैंने आपसे एक इंश्योरेंस की प्रपोजल ली, ठीक, कितना सही है मेरे लिए 2 और लोगों को बताना कि यार ये वेट करके बताओ कि यार ये सही है, मेरी ये रिक्वायरमेंट थी? दैट डिपेंड्स, वेट आप किससे करवा रहे हैं। वेट अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से करवा रहे हैं जी, ही विल गिव यू द ट्रू एडवाइस जी। वेट अगर आप, जैसे हमारी इंडस्ट्री आपने शुरुआत में ही बोला काफी बदनाम है, तो एक ओवर जीलस कॉम्पिटिटर के साथ करवा रहे हैं तो वो उसमें गलती नहीं भी होगी तो भी निकालेगा, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली हम जैसे लोग तो काफी सारे बोलते ही हैं कि आप 4 आदमियों को दिखाएं, 4 आदमी खुद समझ जाएंगे। अगर कॉम्पिटिटर होगा तो समझ जाएगा कि पॉलिसी परफेक्ट है। अगर आपका मित्र होगा, जानकार मित्र होगा, वो हमारा कस्टमर बनने के लिए आ जाएगा कि हाँ ये बंदे ने भैया अच्छी पॉलिसी दी है, तो आप डेफिनेटली नहीं। आइडिया ये है कि हर इंसान को एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि मैं सेकंड ओपिनियन ले लूं, जैसे मेडिकल में होता है। तो इंश्योरेंस में कितना एथिकल है क्लाइंट के लिए? आई एम श्योर वो एथिकल तो है। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, डेफिनेटली आप उनको दिखाएं। प्रोडक्ट, हर एक चीज के लिए अलग होता है। जितना आप दिखाएंगे हो सकता है कि 4 बातें आपको पॉलिसी के बारे में ज्यादा पता चले। ओके, ठीक है। सुटेबल बजट क्या होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी का? पर्सनल लेवल पे अगर किसी को पॉलिसी निकलवानी है तो एक प्रीमियम का क्या सुटेबल बजट होना चाहिए, या इंश्योरेंस का अमाउंट का क्या बजट होना चाहिए? प्रीमियम का बजट तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रीमियम हर साल बढ़ता है। इंश्योरेंस का अमाउंट आज की तारीख में अगर हम कहें कि 4 लोगों की फैमिली है और उनको अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देना है जी,
तो हर 5 साल पे इन्फ्लेशन के हिसाब से रिव्यू कीजिए। आज की तारीख में 10 से 15 लाख रुपए का बेस कवर अच्छा, और 50 लाख रुपए और 90 लाख रुपए दोनों में प्रीमियम का डिफरेंस सुपर टॉपअप में बहुत कम है। उतना सुपर टॉपअप होना जरूरी है क्योंकि वो मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस भी कवर करेगा और जैसे कोविड में हुआ था कब पूरा का पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज हुआ वो भी कवर कर सकेगा। अच्छा। उतना अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। होना है। लेकिन ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं इसका प्रीमियम भी तो काफी लंबा चौड़ा होता होगा। प्रीमियम एज के हिसाब से अगर कोई 60-65 का कपल है तो उसका प्रीमियम 70,000 से 80,000 रुपीज के आसपास होता है एनुअल। पर अगर कोई यंगर आदमी है 25 साल 30 साल का है उसको ये पॉलिसी 15-20 हजार रुपए में भी मिल जाएगी। करेक्ट, ठीक है। So premium gradually increases. So the beauty about our career is आप कॉर्पोरेट ले लें या रिटेल ले लें। अगर रिटेल में आदमी हमसे पॉलिसी खरीदता है, मैं आपके दर्शकों को ये चाहूंगा कि अगर आप कोई इसको एज अ करियर देखना चाहे तो ये बात खास नोट करें जी। दिस इज एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज आदमी अगर 25 साल में जोड़ रहा है 15,000 रुपए से, वो धीरे धीरे उसकी एज बढ़ेगी, उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, एज ए करियर आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आज एक कंपनी जो एसएमई है 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ छोटा सा यूनिट करके उसने चालू किया है, कल को वो 200 करोड़ पे भी पहुंचेगी। मेरे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है 200 300 500 600 1000 करोड़ तक पहुंची हुई कंपनीज हैं जो शुरुआत एक नॉर्मल किया था और उसको सर्विस अच्छी मिली, लेकिन वो मेरे साथ 20 साल 25 साल से है। करेक्ट। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ना जहाँ पे भी पैसा होता है वहाँ पे हमेशा स्कैम होता है। जहाँ पे गुड़ होता है वहाँ पे मधुमक्खी आती है, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं। राइट, कितना सेफ है एक इंसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ना और अपने आप को सेफ रखना है किसी स्कैम से। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ना तो 100% सेफ है। ठीक है, किस तरीके से जुड़ते हैं आप और कितना लंबा आपका एसोसिएशन है वो एक चीज मायने रखती है। स्कैम दोनों तरफ से होते हैं। करेक्ट। कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी स्कैम करते हैं। सही है, आई एग्री। कई बार न्यूज में भी आता है जी कि XYZ मटेरियल का कॉस्ट गिर गया। करेक्ट। तो हमारी इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंटली हम लोग ये मॉनिटर करते हैं कि भाई ये क्लेम अब आएगा। लोग जानबूझ के आर्सन करते हैं, मतलब आग लगाते हैं। करेक्ट, ठीक है कि भाई इंश्योरेंस का क्लेम पास हो जाएगा। जी। सेम चीज हेल्थ इंश्योरेंस में भी होती है। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे मतलब चेन्स हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स हैं। एक इंडिविजुअल ने, मैंने अपने करियर के दौरान ये स्कैम पकड़ा था। एक इंडिविजुअल ने 12 पॉलिसीज खरीदी थी। अब तब तो व्हाट्सएप का जमाना था नहीं, ब्लैकबेरी का जमाना था। वो भी कुछ गुने चुने मैनेजर्स को मिलता था, डाउन द लाइन किसी को मिलता नहीं था। तो बंदा हर महीने एक क्लेम करता अलग इंश्योरेंस कंपनी में। कंपनी कनेक्टेड नहीं थी। ओके। भाई मैं फलानी जगह पे गया, रोड ट्रिप पे वापस आया, बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गया, XYZ हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। ओके। सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम मेडिकल स्टोर, सेम बिल, सेम मोडस ऑपरेंडी, फूड पॉइजनिंग। 12 महीने में पिछले 4 साल से कर रहा था। 30-40 हजार 50 हजार का क्लेम सेटल भी होता था। कोई कंपनी उसको 30,000 की जगह पे 20,000 दे दे तो भी वो चैलेंज नहीं करता था बंदा। तो लेकिन वो एक्सपेंस एक ही बार उसने लिया, करवाया था? नहीं, एक बार एक कंपनी से लिया, जनवरी में एक कंपनी से क्लेम किया, सेम बिल, मतलब दूसरे उसी फर्जी बिल बना के दूसरी कंपनी में फरवरी में। बिल्स वर ऑलवेज मैनिपुलेटेड। बिल्स वर ऑलवेज। ठीक है। तो वो हमको पता चला एक बार। मैंने जैसे ही एक एक्स कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में गया तो नाम फ्लैश हुआ, क्लेम वाला बंदा बगल में बैठा था। बोले यार ये नाम सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही देखा होगा। तो तब पता किया, गए तो ना मेडिकल स्टोर था ना हॉस्पिटल था। तो ऐसा भी होता है। पर अभी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी स्कैम्स कम हो चुके हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो चुकी है, लेकिन उनका वॉल्यूम बड़ा हो चुका है। ओके। एक सज्जन का है कि एजेंट्स बड़े आते हैं हमारे पास और गारंटेड इंश्योरेंस स्कीम्स बेचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है और कितना बेनिफिशियल होता है?
ये बेनिफिशियल सिर्फ एजेंट के लिए होता है अच्छा, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ओके, गारंटीड रिटर्न्स जो स्कीम है, जी। अब सादा सवाल जो भी कोई आपके दर्शकों के पास अगर कोई एजेंट आता है तो एक सिंपल सा सवाल वो उनको पूछें कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है जो उनको जिंदगी भर, अब 6% आपको देने की गारंटी दे रहा है कोई बंदा, तो 8% खुद तो कमाएगा, खर्चा निकालेगा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 8% कमाएगा? आज का एफडी का रेट क्या है? आप दुनिया में किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को देखिए, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होता जाता है। हमारा भी एफडी का, सेविंग्स बैंक का एकदम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो ऐसा तो कोई बिजनेस है नहीं। सो इट इज अ मिथ, मिस सेलिंग, ओके, जो बेसिकली अभी रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों पहले ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी न्यूज में आर्टिकल डाला था दैट बैंक्स आर मिस सेलिंग इंश्योरेंस टू दी कस्टमर्स, पुश करते हैं। अकेली बैंक्स नहीं है, एजेंट्स भी है। अच्छा, इसका अगर मैं सही मायने में बता दूं तो कि आज की तारीख में हम लोग ये प्रोडक्ट कभी नहीं बेचते हैं। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री 2011 की है। तब यही अश्योर्ड रिटर्न्स 14%, 12%, 16% करके बेचे जाते थे। तब IRDA ने रियलाइज किया कि भैया ये तो अनसस्टेनेबल है, कल कोर्ट के ऊपर कोई लीगल केसेस आ जाएगा, तो बैन कर दिया था इन्होंने, जो यूलिप प्रोडक्ट बोला जाता है। ओके, ठीक है, 2011 में बैन कर दिया कि आप ये बेच नहीं सकते। यूनिट लिंक वाला। तो 2015 तक तो मार्केट ठंडा पड़ गया, साइलेंट हो गए सब। 2015 में एक इंटेलिजेंट मार्केटिंग वाला या सेल्स वाला आया, उसने बोला कि गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न्स में नहीं बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं गारंटीड रिटर्न्स तो बोल दूं। उन्होंने प्रेशर, लॉबी पूरी प्रेशर बनाया और अप्रूव हो गया। तब से ये कांड चला आ रहा है। अच्छा। अब मैं आपको वो पॉलिसी एस्ट्रिक्स लगा के एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग गारंटीड रिटर्न्स, नॉट गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न्स। ओके, जो 6% भी हो सकता है, जो 1% भी हो सकता है। करेक्ट, अगर मैं 1% दे दूं तो आप मुझ पे केस नहीं कर सकते, करेक्ट। क्योंकि मैं तो अपनी प्रॉमिस पूरी कर रहा हूँ। गारंटीड रिटर्न्स है, मैंने थोड़ी बोला था गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न्स है, Correct. पर उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है। राइट, तो ये बहुत सही बताया उन्होंने। और कई कंज्यूमर केसेस भी हैं, जी। कई ओम्बड्समैन केसेस भी हैं। हाँ, भाई 10 साल में मैंने 10 लाख प्रीमियम भरा, लेकिन कंपनी मुझे 6 लाख दे रही है। क्योंकि फर्स्ट ईयर कमीशन कितना होता है इस प्रोडक्ट पे पता है? I don't know. इट गोज अप टू 100-110%। अच्छा, पूरा प्रीमियम ही। अब भी 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन किया है, 40% हुआ है। ओके, बाकी नहीं तो पहला पूरा प्रीमियम ही। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये बेनिफिशियल है, ओके, लेकिन आपके इंश्योरेंस एजेंट के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं सही। जब आपका फर्स्ट प्रीमियम ही पूरा चला जाता है तो आपको पॉलिसी रिटर्न कहाँ से लाके देगी? ठीक है। पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी टेन्योर के दौरान कोई क्लेम नहीं करता तो फिर उसके जो उसने पैसा भरा है उसका क्या? दोनों सेंस में आपको कहूंगा, रिटेल मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस केस में इंश्योरेंस एक जुए की तरह चालू हुआ था। अगर आपको मैं क्लियर बताऊं तो जी, लॉयड्स ऑफ लंदन जो आज एक बहुत बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी ग्रुप और इंश्योरेंस ग्रुप है, लॉयड्स वाज अ कॉफी हाउस, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं था। अच्छा, तो उस कॉफी हाउस में जो इंडिया की तरफ शिप्स आती थी, वहां के सारे मर्चेंट मिला करते थे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ हिस्ट्री हाउ इंश्योरेंस स्टार्टेड। तो 50 शिप्स में से समझो 2 या 5 शिप डूब जाती थी या समुद्री लुटेरे उनको लूट जाते थे। तो वहां पे ना बेट लगती थी कि मैं 50 पाउंड दूंगा, मेरी शिप अगर इंडिया सेफ पहुंच जाएगी तो 50 पाउंड तुम्हारे, अगर शिप डूब गई तो तुम मुझे 5000 पाउंड दोगे। तो ऐसे कई सारे लोग बेट लेने वाले बैठते थे, जिनको अंडरराइटर्स कहा जाता था। कभी बेट पूरी होती थी, कभी बेट पूरी नहीं होती थी, लेकिन लॉयड्स की कैफे हाउस में तोड़फोड़ होती थी। अच्छा, तो लॉयड्स ने बोला कि यार ये तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो मैं ये करूंगा भाई, तुमको जहाज भेजना है, तुम प्रीमियम मुझे भरोगे, तुमको शर्त लगानी है, तुम भी अपना प्रीमियम इधर रखोगे, बराबर मैं इकट्ठा करूंगा। अगर उसका जहाज डूब गया तो मैं पैसे दे दूंगा, अगर उसका जहाज नहीं डूबा तो मैं तुम्हें तुम्हारी
प्रीमियम शर्ट जो है उसके पैसे दे दूंगा। तो वैसे इंश्योरेंस चालू हुआ। सो अभी भी अगर किसी ने, समझ लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 25 साल का अगर कोई युवक है, अपने परिवार नवविवाहित युवा है, उसने प्रीमियम भरना चालू किया 20,000, नेक्स्ट ईयर वो 22,000, 23,000, 25,000, ऐसे करते करते 60 की एज में उसने अगर प्रीमियम टोटल भी गिनेगा ना तो उसने 7-8 लाख रुपए प्रीमियम भरा होगा। ठीक है, 25 साल से लेके 60 साल तक गैप आ गया जी, 35 साल का। ठीक है, 35 साल के अंदर एक ऑपरेशन हुआ। आज की तारीख में नॉर्मल ऑपरेशन में 5-7 लाख से कम का नहीं होता है, उसका प्रीमियम रिकवर हो गया। ठीक है, बट ये पूल है, ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका नहीं होगा। अब 100 जने मिलके 100 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 1 लाख रुपए हो गया, 10,000 रुपए हो गया। किसी एक का नुकसान हुआ, उसको 10,000 रुपए दे दिया जाएगा, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी के 999 लोग अनकवर्ड हैं, उनको भी तो रिस्क कवर मिला। ठीक है, चलिए, इन्फ्लेशन और टैक्सेस से आपकी वेल्थ जो है वो इरोड होती है, राइट? तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कैसे इसको प्रोटेक्ट करती हैं? सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर से वेल्थ को प्रोटेक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लॉस से करती है। हेल्थ इंश्योरेंस आया, भले आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख 25 लाख रुपए हैं, पर क्या आप चाहोगे तुरंत उठा के हॉस्पिटल को चेक लिख दोगे? आपको तो एक बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि ये भाई 15 लाख कमाने या जमा करने में, जोड़ने में मुझे आज करेक्ट 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी लगा। तो एक तो वो आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा, एसेट में भी सेम चीज है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप एसेट का करते हैं, इमीडिएटली आपने चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर लिया है, इमीडिएटली आप उसके ऊपर खर्चा करना चाहेंगे या उसको बेहतर करना चाहेंगे। हम 2 BHK का मकान लेते हैं, लेकिन 2 BHK का मकान एक सेफ्टी हो जाती है, उसको अपग्रेड ही करते हैं ना, करेक्ट, पैसा इकट्ठा करके। सेम थिंग एसेट में है, सेम थिंग हेल्थ में, सेम थिंग लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में भी आपने अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए एसेट क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एक टर्म प्लान जो आजकल 99 साल तक का कवरेज मिलता है, पहले 50-60 साल की एज तक, सब 75 साल तक की, अभी 99 साल तक आदमी कोई जिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वो एक अश्योर्ड कैपिटल बन गया आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सम कैपिटल इन हैंड एंड व्हिच कैन बी टैक्स फ्री एट प्रेजेंट। फ्यूचर आई डोंट नो, करेक्ट, एट प्रेजेंट इट इज टैक्स फ्री। भविष्य में चलो उसके ऊपर 20% टैक्स भी हुआ। यहाँ चलो आज उसने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, 30 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू इतना नहीं है, पर फिर भी 1 करोड़ रुपया टैक्स काटने के बाद आपके हाउस होल्ड का 2-3 साल का खर्चा तो उठा पाएगा 20-30 साल के बाद। सो थिंक ऑफ इट लाइक इट इज एन इमरजेंसी फंड, इट इज अ फ्यूचर जनरेशंस कैपिटल। ठीक है, चलिए ये बताइए कि आजकल के जो युवान हैं, अगर वो ये करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? 100% करना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 4.5-5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। वो लोग नो सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिजेक्शन हमारी इंडस्ट्री में अगर मतलब कहा जाए लोहे के चने तो बाकी सारे हर एक धंधे में होते हैं, हमारे यहाँ जरा टाइटेनियम के चने हैं। अच्छा, पर अगर एक बार आप वो चबाना सीख गए तो देयर आर पीपल, आई एम इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बट मैंने अपना फायर अचीव कर लिया था जी 7 साल पहले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ पैशन। अच्छा, ये इंडस्ट्री अब मेरा पैशन बन चुकी है, बट इस इंडस्ट्री की वजह से एक इनसाइट बन चुकी है। आई एम इन्वेस्टिंग इन सम प्रोजेक्ट्स, किसी को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी को एंजल फंड चाहिए। आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव दैट नेटवर्क, एंड प्लस आई हैव गिवन, जो मैंने अपने सन को विजन दी हुई है कि भैया 95% इज द मार्केट विच इज अनटैप्ड। एक बुक भी है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी करके, शायद आपने पढ़ी हो। दिस इज अ ब्लू ओशन, व्हाट मोर डू यू नीड? द ओनली थिंग इज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एक पहले समझ कल्टीवेट करनी पड़ेगी। सिर्फ बेचो 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 इज नॉट द वे टू गो। लॉन्ग टर्म गोल इज समझो, स्टडी करो
और सामने वाले में ट्रस्ट डेवलप करो। एक बार ट्रस्ट डेवलप हो गया, योर कस्टमर इज योर बेस्ट एडवर्टीजमेंट इन दिस। आई एग्री विद यू, लेकिन अगर एमबीए स्टूडेंट्स के बारे में देखा जाए तो इट बिकम्स लास्ट एज ए करियर चॉइस फॉर एनीबडी। अगर कहीं नहीं मिलती है तो वो एक्सेप्ट करता है कि चलिए मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, जी, और बड़े ही भारे मन से उसमें जाता है। आप क्या करेंगे, या इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं उसको ईज आउट करने के लिए? कंपनीज डोंट डू मच, टू बी वेरी रियलिस्टिक। अच्छा, Leaders do everything. So during my tenure as manager या as a head, हम लोग people develop करते थे क्योंकि हमको पता है आज एक इंडस्ट्री में क्लेम आता है तो हमको इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है। आज एक साइबर सिक्योरिटी का क्लेम आता है तो हमको आईटी वाले की भी ज़रूरत पड़ती है। आज एक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का क्लेम आता है डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी में, तो हमको सीए की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंडस्ट्री में लीडर्स की कमी है। अच्छा, बिकॉज फॉलो ऑन लीडर्स डेवलप नहीं किए। लेकिन इंश्योरेंस से बेचना नहीं होता है। इंश्योरेंस को अंडरराइट करना है, अंडरराइटर्स चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम्स को सर्वे करना चाहिए, रिस्क इंस्पेक्शन चाहिए। आज जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया दैट वी बेसिकली डू द रिस्क इंस्पेक्शन ऑफ द पर्सन। करेक्ट। तो यस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पूरी बीएफएसआई इंडस्ट्री एमबीए को बेचने के सेलिंग के लिए लेती है। बराबर। आप जाइए उस इंडस्ट्री में बेचने के लिए, पर अगर आपका इंक्लिनेशन समझने का है तो आप अंडरराइटिंग की तरफ जाइए, आप क्लेम्स की तरफ जाइए। ओके, आपको करियर की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा। द मोस्ट नीश मैंने आपको सीआईआई लंदन का सुना है, एक्चुअरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया करके है। अच्छा, उसके भी कोर्सेज आते हैं। वो बंदे इतने कैलकुलेटिव और इतने साइंटिफिक मतलब स्टडी है, वो प्रीमियम्स डिसाइड करते हैं कि क्या प्रीमियम लेना चाहिए। वो सबसे हाईएस्ट नीश चीज है। और वो एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट फॉर बैंकिंग, नॉट जस्ट फॉर इंश्योरेंस, दे कैन बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑल्सो। अच्छा, आप उसमें डेवलप कीजिए अपना। सेल्स के लिए हाँ, ये अनफॉर्चुनेट थिंग है कि यूज एंड थ्रो कैंडिडेट्स करती हैं इंडस्ट्री, जो नहीं करना चाहिए। बैंक्स को भी समझना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को भी समझना चाहिए कि इफ यू डोंट डेवलप योर ह्यूमन कैपिटल, करेक्ट, यू आर नोवेयर। एक गंदी मेंटालिटी ये भी आ चुकी है कि सीनियर एम्प्लॉय है, उसका पैकेज 20 लाख 25 लाख है, उतने में मैं 5 लाख एमबीए वाले 5 बंदे इकट्ठे करके सेल्स जनरेट करना नहीं होगा। इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ रिलेशनशिप बिजनेस, इट इज अ क्वालिटी बिजनेस। जो समझ एक आदमी को 20-25 साल के बाद आई है, वो एक प्रेशर में नहीं होगी। यू कांट एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट, इसीलिए प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर को समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं घड़ा जाऊंगा थोड़ा सा। हम भी कोल्ड कॉल कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके स्कूटर लेके खड़े रह चुके हैं, सभी जगह दरवाजे खटखटाए हैं। पर वो एक स्टेज है। You survive in this industry for 1 year or 2 years, you will be able to survive anywhere in the world. So all it says is that, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ नीरज भाई को, उनका एक मतलब ये तो हर इंडस्ट्री में अगर आप पहले 3 साल निकाल देते हैं, है ना, एज अ जॉब में भी अगर एक इंडस्ट्री में 3 साल आपने बढ़िया निकाल दिया तो फिर आपके मौजा ही मौजा, वो किसी भी इंडस्ट्री में है, ठीक है ना। या वो बिजनेसमैन के लिए भी है। कहा जाता है कि 1000 days फॉर सर्वाइवल। Exactly. या सो वो बिजनेस में लागू होता है और उतना ही जॉब में भी लागू होता है। दैट इज व्हाट ही सेज। सो फाइन, आई थिंक ये आपने काफ़ी सारे मिथ्स हमारे लिए क्लियर कर दिए। जी सर। एंड काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी क्या कहते हैं उसको, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग करियर के बारे में भी बताया कि इट्स रियली गुड करियर टू बी इन। ठीक है ना, राइट। तो और डिमांडिंग भी है, ऐसा नहीं है ये, यू नो, इट इज बोथ वे। आपको क्लाइंट्स तो मिलने वाले ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले, क्लाइंट्स आपको मिलने वाले। ऑल इट रिक्वायर्स इज बेसिकली थोड़ी पेशेंस, पैशन और थोड़ा प्यार। ठीक है ना। प्यार का मतलब आप किसी को झुठलाया मत करके मत बेचिए, डोंट फैब्रिकेट दैट, दैट्स व्हाट ही सेज। अगर आपने दिल देकर उसमें काम कर दिया तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी जाएगी, है ना। यस, या फाइन, ठीक है। हम काफ़ी सारे आपसे मिसकंसेप्शंस क्लियर किए हैं
अब हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे और थोड़े इंश्योरेंस के बारे में इन डेप्थ एक एक सब्जेक्ट को लेके। बिफोर दैट यू नो आई एंड अप या हम उस पर चलें, कोई ऐसी कोई एजेंसी है जो मुझे फ्री में गाइड करे अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ इंश्योरेंस में? तो हम हैं और ऑलवेज, अच्छा you can always approach us. So to carry forward your point, जी कई सारे क्लाइंट हम भले अहमदाबाद में बेस्ड हैं, बड़ौदा, नागपुर हमारा आउटलेट्स हैं, लेकिन वी डू बिजनेस पैन इंडिया। अच्छा एंड टेक्नोलॉजी के दौर में जूम कॉल्स होते हैं, फोन कॉल्स होते हैं। वी वर्क इन 48 डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो विद NRI क्लाइंटेल ऑल्सो। अच्छा सम पीपल हैव नॉट सीन माई फेस ऑल्सो। ओके शायद मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे या चैनल्स पे जाके किसी ने देखा हो तो ठीक है, बाकी काफ़ी सारे लोग रेफरेंस से ऐसे ही आते हैं, भाई ये बंदे ने मेरा काम कर दिया था तो कर दे। बट यस, एज एन एजेंसी हमारा ये मोटो है दैट वी आर इनटू बिजनेस ऑफ पेइंग क्लेम्स। जी एंड डेफिनेटली आपने अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, आप तकलीफ में हैं, सो वी एडवाइज पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट इवन इफ दे आर नॉट अवर कस्टमर्स। अच्छा एक हमारा ग्रुप भी है, फेसबुक पे है हाँ एट प्रेजेंट, आसान आइडियाज फॉर वेल्थ। आसान आइडियाज फॉर वेल्थ। Wealth. अच्छा फेसबुक पर ग्रुप है। इट इज़ अ नॉन मोनेटाइज ग्रुप। अच्छा कोई उसमें स्पैम नहीं, कुछ नहीं, कोई Okay. बेचना नहीं चाहता है। देयर टू ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ देम इज पट्टम मुरारी सर एंड अशल जौहरी। तो हम लोग सब चलाते हैं, उसमें इंश्योरेंस की एडवाइजरी हम देते हैं। किसी को म्यूचुअल फंड में अगर कोई दिक्कत आई है कि भाई मुझसे ये गलती से ये यूनिट्स मिसप्लेस हो गया, ऐसा हुआ, कोई BFSI को रिलेटेड, बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप। ओके वी आर 1,42,000 members। अच्छा। वी डोंट डू एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग, इट्स जस्ट आप अपना प्रॉब्लम लाइए, किसी को विल बनानी है, गाइडेंस चाहिए कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, भाई अभी ये हो गया है, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मेरा भाई बिल्डर के साथ अग्रीमेंट था, अच्छा मकान खरीद, एनी फाइनेंशियल एडवाइस, ओके एंड वी गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई सी वाओ, सो बहुत बढ़िया है ये प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक वी शुड हैव वन सेशन ऑन टॉकिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म ओनली। उसके लिए आई गेस पट्टू सर एंड आशल वुड बी द बेटर पर्सन टू डू इट। आई विल आल्सो गाइड डेफिनेटली। बट आप रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं ना उनको। ये डेफिनेटली ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? शुरुआत हमने थोड़ी मतलब हमारी इंडस्ट्री की नकारात्मक छवि से की। यस, वो तो लेकिन- केले के कहने से मिट नहीं जाने वाली, ये अच्छी नहीं होने वाली, बट वी यू नो आपने भी एक प्रयास किया है, ठीक है, तो और थोड़ा टाइम लगेगा। एक चुटकुला है, हाँ जी हमने इंश्योरेंस के कई सारे चुटकुले सुने हैं, लेकिन आज इट इज वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर अ जोक फ्रॉम एन इंश्योरेंस एडवाइजर ऑन इंश्योरेंस। तो कई बार मतलब आपके काफी सारे दर्शकों ने कहा था कि हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स पीछे पड़ जाते हैं और जी। मतलब बड़ाइयाँ मारते हैं। तो 3 एडवाइजर बैठे थे, हम भी थे उनमें से एक। अच्छा तो तीनों एडवाइजर अपनी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे थे। तो एक ने शुरू करी, भैया कोई आदमी अगर 10वें माले से छलांग लगाता है और मर जाता है तो उसके 12वें पे हम पहुंच जाते हैं और उसके परिवार को चेक दे देते हैं, भाई तुम्हारा क्लेम सेटल हो गया, ये देखो हमारी सर्विस। अच्छा तो दूसरा बोले 12वें पे देता है? हम तो भैया वो छलांग लगाए, गुजर जाए, शमशान जाते, उसकी चिता ठंडी हो उससे पहले जाके उसको चेक दे देते उसके परिवार को, भाई आपका क्लेम सेटल हो गया। तो हम ठहरे बड़े नवाब, हम बोले हम क्यों पीछे रह जाए। हमने बोला भैया आदमी 10वें माले से छलांग लगाता है, जी, हम 5वें माले की खिड़की खोल के चेक दे देते हैं, भैया चेक लेते जाइए, फिर बोलना मत क्लेम सेटल ना हुआ। वेरी नाइस। So it's kind of an adage। यस, थोड़ा करेक्ट हमको भी सुनाया गया था, हमने बोला ठीक है चलो हम भी ऐसे ही बने, लेकिन आप छलांग मत लगाइएगा प्लीज। ठीक है, अब हम इस पॉडकास्ट के एंड की ओर आ रहे हैं। 3 चीज़ें हमारे लिए होती हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला होता है स्कूप। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है। Yes। और कहीं ना जाके वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ठीक है। तो उस समय वो अपने लिए एक कोड बनाता है जिसको हम सक्सेस कोड बोलते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपका सक्सेस कोड क्या है?
इस इंडस्ट्री में मेरा सक्सेस कोड डेफिनेटली, आई मीन थैंक्स टू माय लेट फादर, बेचने से पहले खुद समझो। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम आसानी से कस्टमर को समझा सकते हो। ओके। और एक बार तुम्हारी समझ पक्की हो गई, तो ये कस्टमर आपको बहुत सारे कस्टमर दे के जाएगा। डेफिनेटली। मैंने बाकी का पूरा कर दिया। यस, इट इज एक्सपोनेंशियल। जी, जी, जी। ये आपने जैसे कहा, सही कहा, रिलेशनशिप बिजनेस है, तो रिलेशनशिप जितना मजबूत होगा करेक्ट, उतना आपका बिजनेस सही है। अच्छा फैलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मतलब आप वो फायर हो चुके हैं, हाँ जी। जिसका फुल फॉर्म क्या है, आप फिर से बताइए। फायर का फुल फॉर्म है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं रिटायर हो नहीं पाया क्योंकि मैं बोर हो गया था। चलिए, कोई बात नहीं। तो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं आप। हाँ जी। हम ये चाहते हैं कि, और हम हर एक गेस्ट से ये प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कम से कम वो 2 लोगों को नेक्स्ट 1 साल में मेंटोर करें। जरूर। आपकी इंडस्ट्री में करें तो ठीक है, ना करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप उनको मेंटोरशिप करें, सो हैंड होल्डिंग करें आप उनके लिए। दोनों जगह कंफर्टेबल, हाँ आई जी। वुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, फाइन। सो फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स इनके दे दूंगा, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इट विल बी ए नॉन फाइनेंशियल कमिटेड एडवाइजरी सर्विसेज या मेंटरशिप सर्विसेज। ठीक है, राइट। अब आपके लिए लास्ट है कि आपको 1 मिनट आप जो भी बात करना चाहे, आपकी ऑडियंस आपके साथ है, आप उनसे जो भी कहना चाहें कहिए। देखिए, पूरे पॉडकास्ट में हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मेरे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी, तो उसका सरमाया मैं आपको यही देना चाहूँगा कि हर इंश्योरेंस वाला गलत नहीं होता है। कोई इंश्योरेंस आपको बेच के गया है ऐसा मत समझिए। आपको इंश्योरेंस हमेशा लेना है आपकी ज़रूरत के लिए, ये सिर्फ ध्यान में रखिए। आप हमेशा सही प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। और बाकी तो डेफिनेटली हम आपकी सेवा में हैं एज ऑलवेज। यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन मीट अस। सो वी विल प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड अगर किसी को भी कुछ भी ज़रूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। एंड यू नो, ही वाज वेरी काइंड इनफ टू मेक ए स्टेटमेंट कि वो इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। डेफिनेटली। तो ठीक है, फाइन। यू नो, अब अगर इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है तो एक इंसान भी अवेलेबल है आपके लिए, तो प्लीज़ अप्रोच। और ये एक बहुत बड़ी मानव सेवा आप कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, राइट सर। और एक प्रॉमिस कि हम आपको जनवरी एंड में एक और टॉपिक के लिए बुलाएंगे, जरूर। इंश्योरेंस के टॉपिक में जरूर। हम थोड़ी और डेप्थ में डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे। हमारा सौभाग्य। राइट, ओके जी, थैंक यू, Sure, थैंक्स sir. अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।